मैं रवीश कुमार। गंगा सिर्फ इतना कहने से मन कहां तृप्त होता है, मां गंगा कहने से होता है। लेकिन राजनीति में जब मां गंगा उच्चरित होती है तो उसका भाव हमेशा वैसा नहीं होता जैसा धर्म और संस्कृति की मान्यताओं में होता है। 2014 में मां गंगा ने बुलाया, सबके खाते में लाखों रुपए भेजने के साथ साथ उस चुनाव में मां गंगा का बुलाना भी एक बड़ा प्रतीक बना। उसी का नतीजा था कि 2015 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ तो उम्मीद जगी कि गंगा का भला अब हो ही जाएगा। गंगा राजनीति के कारण प्राथमिकताओं के केंद्र में बनी रही, लेकिन जब 2019 का चुनाव आया तब भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के 75वें वर्ष के लिए देश के लिए 75 संकल्पों की घोषणा की। इन 75 संकल्पों को 15 अगस्त 2022 तक पूरा कर लेने का विश्वास जताया गया, जब देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा होगा। 15 अगस्त में कितने कम दिन बचे हैं। इस सूची में पहले नंबर पर लिखा है कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। क्या हो गई? 73वें नंबर पर है कि 2022 तक गंगा निर्मल हो जाएगी। क्या हो गई? पहले नंबर का लक्ष्य पूरा हुआ, न 73वें नंबर का। 2014 के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने वादा किया था कि गंगा को प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ किया जाएगा। यह सवाल भी है कि 2014 की प्राथमिकता 2019 में 73वें नंबर पर कैसे पहुंच गई। 75 संकल्पों की सूची में मां गंगा की सफाई के मामले को 73वां स्थान मिला है। बीजेपी चाहे तो घोषणा पत्र फिर से पढ़ सकती है और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को याद कर सकती है, जिसमें वे कहा करते थे कि गंगा के बिना हिंदुस्तान की चर्चा हो ही नहीं सकती। गंगा मैया की चर्चा के बिना हिंदुस्तान की चर्चा अधूरी होती है। भाइयों बहनों, औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, यह हमारी मां है। मां गंगा ये पानी की धारा नहीं है, गंगा ये हमारी संस्कृति की धारा है। भाइयों बहनों, इस गंगा की सफाई के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनी, न जाने कितने बजट खर्च किए गए, न जाने कितने कमिटियां बनाई गई, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गंगा के अंदर क्या ये रुपये भी बह जा रहे हैं क्या? अफसोस कि बीजेपी की ही सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक अमित शाह को पत्र लिखकर बताते हैं कि नमामि गंगे में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मीडिया ने इसे मंत्री का राजनीतिक बयान मान लिया और किनारा कर लिया, लेकिन क्या मंत्री ने गंगा का राजनीतिक इस्तेमाल किया? क्यों किया, इस पर सवाल ही नहीं किया गया। हमें लगा कि यूपी के अखबारों में नमामि गंगे के भ्रष्टाचार के दावों को लेकर खबरें भर जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत काफी काम हुए भी होंगे, बहुत सारी घोषणाएं भी हुई हैं। यह कहना ठीक नहीं होगा कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर चुप्पी क्यों साध ली गई? क्यों नमामि गंगे के 7 साल बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कहना पड़ता है कि गंगा में आधा पानी बिना साफ किए हुए गिर रहा है, मतलब गंगा साफ नहीं हो रही है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि राज्यों के प्राधिकरण अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय गंगा मिशन इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं लगता। बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुसार 2022 में गंगा को साफ हो जाना था। 2019 में बीजेपी ने इसे संकल्प के रूप में लिखा था कि जब देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा होगा तब गंगा साफ हो चुकी होगी। लेकिन अमृत महोत्सव के दौरान गंगा की सफाई को कितनी बार याद किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने गंगा गान बनवाया,
YouTube पर इसे 12 जुलाई 2016 को अपलोड किया गया था। में बना यह गान बेहद प्रभावशाली है। कर्नाटिक संगीत की महान हस्तियां और त्रिचुर ब्रदर्स के नाम से मशहूर श्री कृष्ण मोहन और राम कुमार मोहन ने संगीत दिया और बनाया। इसका निर्देशन दीपिका चंद्रशेखरन का है। पीआईबी ने इसे जनहित में जारी किया है। अच्छा बना है। काश गंगा इसी तरह से साफ हो जाती जैसे इस वीडियो में नजर आ रही है। क्या इतना कभी साफ हो पाएगी? भगवती तव तीरे वीरभद्र शरोगम विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे धरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद 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 नमामि गंगे 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 नमामि गंगे। इस वीडियो को पेशेवर ढंग से बनाया गया है। इसकी क्वालिटी अच्छी लगती है। इसे सुनते ही आप भावुकता के प्रवाह में बहने लगते हैं और भूल जाते हैं कि यूपी के राज्य मंत्री ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। क्या गंगा गान देखने के बाद भी ऐसे लोग हैं जो गंगा के मामले में करप्शन कर सकते हैं? लेकिन वो लोग कहां हैं जिन्होंने वादा किया था कि 2022 तक गंगा निर्मल हो जाएगी? इसलिए यह समय है कि उन लोगों को उन्हीं का बनाया गया यह गंगा गान फिर से सुनाया जाए, ताकि पता चले कि वे गंगा को लेकर जब सोचते हैं तो ख्याल कितना सुंदर होता है, लेकिन जब काम का हिसाब देने की बारी आती है तो कोई बात ही नहीं होती। कोई बताता ही नहीं कि 2022 आधा बीत गया, गंगा साफ क्यों नहीं हुई, जबकि 2019 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने यह लिखा था। माँ तेरी हर बूंद में बहती हुई ममता मिले, तू हथेली तन पे फेरे मन को भी निर्मल करे, जिस तरह को तू छुए जीवन से उसको सींच दे, लेके आया हर कोई बस पाप तुझको सौंपने, फिर भी तू बहती चले सबको लगा करके गले, स्वाद अमृत का तुझे ही झूम कर जाना, प्रसीद 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 नमामि गंगे 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 नमामि गंगे। पानी जो तेरा खारा तेरे आंसू की धारा, कैसे मैं देखूं संतान हूँ, माना है तुझे माँ ये धर्म है मेरा, मैं तुझे तेरा वो सम्मान दूँ। नमामि
राजनीति और धर्म की निगाह से ना भी देखें तब भी गंगा से दिल तो लग ही जाता है, बल्कि नदियों से दिल जुड़ जाता है। कोई ब्रह्मपुत्र को भी ऐसे ही चाहता है, कोई नर्मदा को भी। लेकिन क्या यह हमारी असफलता नहीं कि गंगा को लेकर इतनी योजनाओं के बाद भी वो अभी तक निर्मल नहीं हो सकी है। हम सब खाना पूर्ति तो नहीं कर रहे, एक गंगा गान बना दिया फिर उसी को भूल गए। 2015 से गंगा का अभियान चल रहा है, इसके बाद भी यूपी प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं बता सके कि नमामि गंगे के तहत यूपी को कितना पैसा मिला है, नदी क्यों नहीं साफ हो रही है, राज्य में कितने पर्यावरण इंजीनियर हैं। जागरण ने कोर्ट की सुनवाई के बारे में रिपोर्ट किया है कि अदालत ने पूछा है कि प्रयागराज में अदानी की कंपनी साफ कर रही है, लेकिन उसके साथ सरकार ने करार ही इस तरह से किया है कि नदी साफ नहीं होगी। जागरण की रिपोर्ट में लिखा है कि कोर्ट ने कहा है कि ऐसे करार होने से तो गंगा साफ नहीं होगी। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि प्रदूषण बोर्ड ही भंग कर दिया जाए अगर इनसे नदी साफ नहीं होती है तो। और ऊपर से यह खबर मंत्री जी कह रहे हैं कि नमामि गंगे में भ्रष्टाचार है। उसके बाद से दिनेश खटीक का नमामि गंगे को लेकर कोई बयान ही नहीं आया। गंगा की सफाई का मामला बेहद गंभीर मामला है। 1986 से ही गंगा एक्शन प्लान चल रहा है, नदी आज तक साफ नहीं हुई। इसे साफ करने के लिए, माफियाओं से बचाने के लिए 2018 में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने हरिद्वार में 111 दिनों तक के लिए अनशन किया और उसके बाद उनकी जान चली गई। गंगा के लिए जीडी अग्रवाल ने जान दे दी, मगर अभी तक नदी साफ नहीं हुई। अभी तक ग्रीन ट्रिब्यूनल को कहना पड़ रहा है कि आधा पानी बिना साफ हुए गंगा में गिर रहा है नाले का, जबकि नमामि गंगे योजना की शुरुआत 2015 में हो चुकी थी। इसके पहले मनमोहन सिंह ने 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। अगर यही काम मोदी सरकार ने किया होता तो हर साल 4 नवंबर को गंगा दिवस मनाया जा रहा होता, लेकिन तब मनमोहन सिंह बिना किसी ताम झाम के ऐसे फैसले कर दिया करते थे। इसी के साथ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना भी हुई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसका चेयरमैन बनाया गया। राष्ट्रीय नदी की घोषणा के 1 साल बाद जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने जानना चाहा कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के बाद लोगों में कितना उत्साह है, कितना फर्क आया है नदी में, इस रिपोर्ट में रिवर बेसिन अथॉरिटी के सदस्य तब के डॉक्टर बीडी त्रिपाठी का बयान है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अथॉरिटी की बैठक बुलाई है और राष्ट्रीय नदी घोषित करने के 1 साल के भीतर बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में बीएचयू में गंगा रिसर्च लैब के प्रमुख डॉक्टर यूके चौधरी ने निराशा जताई है और कहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गंगा का संविधान बनाना चाहिए। इसी रिपोर्ट में जयराम रमेश तब के पर्यावरण मंत्री का संसद में दिया गया बयान है कि गंगा और यमुना 20 साल में पहले से ज्यादा मैली हो गई हैं, जबकि इनकी सफाई पर 1700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह रिपोर्ट 2009 की है। नमामि गंगे को लेकर घोषणाओं का सिलसिला देखने से लगता है कि सरकार यह योजना कभी नहीं भूली। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा ध्यान प्रेरणा पर ही लगा हुआ है कि कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए। केंद्र सरकार ने कार्टून के मशहूर किरदार चाचा चौधरी को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का शुभंकर बनाया पिछले साल अक्टूबर में, ताकि चाचा चौधरी के बहाने बच्चों और लोगों में गंगा की सफाई को लेकर जागरूकता पैदा हो। चाचा चौधरी का यह वीडियो दिखाने से पहले हम यह भी बता दें कि इस अभियान के तहत जागरूकता पैदा करने और शोध के लिए भी बजट रखा गया है। लेकिन इस साल मार्च में संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस अभियान को लेकर जो ये बजट है रिसर्च और जागरूकता का 2014 से 2021 के बीच 284 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। कितना पैसा खर्च हुआ होगा प्रचार पर। सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि गंगा अभियान को लेकर सारे विज्ञापन डीएवीपी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए जारी किए जाने थे, लेकिन पाया गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अन्य विज्ञापन एजेंसियों से काम लिया और उनके जरिए प्रिंट का विज्ञापन जारी किया गया। इसके बदले में उन एजेंसियों को कई लाख रुपए के कमीशन दिए गए। सरकार ने जो नीतियां बनाई थी उनके अनुसार काम नहीं हुआ। 2018 में बनजोत कौर ने डाउन टू अर्थ में इसकी रिपोर्टिंग की थी। हमने उसी रिपोर्ट से आपको बताया। उसमें यह भी है कि 2016 में राष्ट्रीय गंगा मिशन के गठन के बाद 2018 तक 3 बैठकें होनी थी, लेकिन हुई 1। अब आते हैं चाचा चौधरी पर।
उनका गंगा से कोई संबंध नहीं, मगर चाचा चौधरी लोकप्रियता के मामले में किसी से कम भी नहीं। हम सबकी जिम्मेदारी हो निर्मल अविरल गंगा हमारी, हर हर गंगे नमामि गंगे। 1 अक्टूबर 2021 की पीआईबी की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी की 37वीं कार्यकारी बैठक में चाचा चौधरी को शुभंकर बनाया गया है ताकि युवाओं और बच्चों को जागरूक किया जा सके। इसके लिए बजट करीब 2.25 करोड़ रुपए रखे गए। इसी प्रेस रिलीज में यूपी के बारे में जानकारी है कि 12,472 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछाई जाएगी और इसे एसटीपी प्लांट से जोड़ा जाएगा। पहले चरण में करीब 8 किलोमीटर की सीवर लाइन का काम पूरा हुआ है और 4,872 किलोमीटर का काम प्रगति पर है। यह अक्टूबर 2021 की जानकारी है। इसी अप्रैल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि गंगा अभियान के 46 में से 25 प्रोजेक्ट पूरे हो गए, 19 पर काम चल रहा है। सारी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो रही हैं। अक्टूबर 2021 में बताया जा रहा है कि केवल 8 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछी है। अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 45 में से 25 योजनाएं पूरी हो गई हैं, 19 पर काम चल रहा है। क्या इसमें कोई अंतर विरोध है? यह जमीन पर जाकर देखने के बाद ही पता चलेगा। ग्रीन ट्रिब्यूनल का तो यही कहना है कि गंगा में गिरने वाला आधा पानी साफ नहीं किया जा रहा। 2015 में मोदी कैबिनेट ने अगले 5 साल के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लक्ष्य तय किए थे और मंजूरी दी थी। 2019 के मैनिफेस्टो में वादा किया था कि 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस आदेश कुमार गोयल ने कहा है कि गंगा का पानी इतना साफ होना चाहिए कि लोग न सिर्फ नहा सकें बल्कि आचमन भी कर सकें। आज के हिंदुस्तान में हिमांशु झा की खबर है कि गंगा का पानी 97 स्थानों पर आचमन के लायक भी नहीं है। अभी भी 60 जगहों पर सीवेज का पानी गिर रहा है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जितना सीवेज हर दिन निकलता है उसका 40% सीवेज का ही ट्रीटमेंट हो रहा है, बाकी सीधे गंगा में गिर रहे हैं। अब बताइए इसमें सफाई क्या होती होगी? हिमांशु झा ने लिखा है कि 226 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता से कम पर काम कर रहे हैं। यूपी में 118 एसटीपी हैं, 83% की क्षमता पर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बुरा भी नहीं है। लेकिन गंगा साफ नहीं हो रही है, यह भी एक तथ्य है। इस रिपोर्ट के अनुसार कई सारी एसटीपी नियमों और मानकों के हिसाब से काम नहीं कर रही हैं। हमारे सहयोगी अजय सिंह ने बनारस से एक रिपोर्ट की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगा में हो रहे प्रदूषण की जांच और कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो उसके गठन का कोई औचित्य नहीं। क्यों ना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। इस मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद कोर्ट की 3 जजों की व्यापक खंडपीठ ने डायरेक्टर जनरल से कहा है कि 1 महीने के भीतर बताइए कि गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाने में कितने खर्च किए गए। अरबों के बजट का पूरा ब्यौरा दीजिए। साथ ही उनसे यह भी बताने को कहा गया है कि खर्च किए जाने के बाद भी गंगा अब तक साफ क्यों नहीं हो रही है। कानपुर के सीसामऊ नाले का पानी गंगा में लगातार गिर रहा है, कोई रोक टोक नहीं। और ये हाल तब है जब बीते दिनों इसे पूरी तरह बंद कर दिए जाने का जोर शोर से प्रचार हुआ था। अफसर कैमरे पर नहीं आते, लेकिन ज़्यादा बारिश को इसकी वजह बताते हैं। हकीकत आसपास के लोगों से सुनिए। मैं बराबर यहाँ पर आता हूँ, यहीं रहता हूँ मैं। हम जब भी देखता हूँ कि नाला यहाँ पर बहता ही रहता है, 2-2 4-4 घंटे बहता रहता है। लोगों ने आवाज़ भी उठाई मगर नाला बंद नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं कि नाला बंद हो जाए, गंगा पुत्र हो जाए, साफ हो जाए, मगर यहाँ पे जो है कोई सुनवाई नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री भी आए थे, यहाँ देख गए थे, बंद करा गए थे, मगर कोई कुछ नहीं, ठीक, कोई कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। नरेंद्र मोदी भी आए थे, यहाँ देख गए थे, कोई कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। पानी गिरते ही रहता है। थोड़े दिन के लिए बंद हो जाता है, 2-4 दिन के लिए फिर चालू रहता है। एनडीटीवी की टीम जब सीसामऊ के पहले सड़क के किनारे बने एसटीपी प्लांट पहुंची तो वो बंद मिले और इनके गेट से गंदा पानी सीधे गंगा में जा रहा था। हालांकि जाजमऊ इलाके के शीतला बाजार का एसटीपी प्लांट चालू मिला, लेकिन बुढ़िया घाट और वाजिदपुर का प्लांट बंद मिला।
इन प्लांटों में ज़्यादातर कर्मचारी नदारद थे और जो थे उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। लेकिन नमामि गंगे के इंचार्ज ने इतना अवश्य बताया कि वो 400 mld पानी रोज शोधित करते हैं। कर्मचारियों की कमी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि यूपी में कोई पर्यावरण इंजीनियर ही नहीं है। पर्यावरण के जो अभियंता होते हैं उनका जो वर्ग होता है बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ग होता है, क्योंकि अब पानी जो शोधन के बाद जो उसकी गंदगी निकलती है, अगर पर्यावरण अभियंता नहीं रहेगा तो कैसे बताएगा कितना BOD COD जा रहे, पर्यावरण कितना गंदा हो रहा है, क्या हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मेंटेन करने के लिए जो पर्यावरण अभियंता का होना बहुत जरूरी है। ये उत्तर प्रदेश में पर्यावरण अभियंता नहीं है, इस पर कोर्ट ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया और आशा ये था कि पर्यावरण अभियंता बनाया जाए। दरअसल गंगा की दुर्दशा पर जो याचिका हाई कोर्ट में 2006 में दाखिल की गई थी, उसकी सुनवाई में याचिकाकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आज प्रयागराज में गंगा में गिर रहे 16 नालों का पानी 6 STP के जरिए शोधित होने की बात कही जा रही है, वो बिल्कुल बेकार है और प्रदूषित जल सीधे गंगा में जा रहा है। ये हाल करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद है। वैसे प्रयागराज में तकरीबन 75 नाले सीधे गंगा में गिरते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब ये ट्रीटमेंट प्लांट STP नहीं कर पा रही है, जल निगम नहीं काम कर पा रही है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण काम नहीं कर रही है, इसको रखने से फायदा क्यों, इसको न क्यों न समाप्त कर दिया जाए। फिलहाल कोर्ट ने एक मौका दिया कि नमाम गंगे की परियोजना डायरेक्टर से कहा कि आप नमाम गंगे की योजना में जितनी भी पैसे खर्च हुए हैं उसका हिसाब दीजिए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा कि हमको डेली टू डेली प्रदूषण की रिपोर्ट दीजिए। पहले ये जल निगम चलाते थे, अब अडानी ग्रुप को दे दिया गया। पिछली बार जब अडानी ग्रुप को दिया गया तो मैंने कोर्ट में रिपोर्ट दिया कि साहब अडानी ग्रुप ने पैसा बिजली का पेमेंट नहीं किया, करोड़ों रुपए बाकी है 6 STP पर। फिलहाल जो सरकारी पक्ष है उन्होंने कहा मैं बिजली का बिल दे दिया। कोर्ट ने कहा अडानी ग्रुप को क्यों दिया जा रहा है। सवाल ये कि हमारे पास सरकार है, हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास जल निगम संस्था है। इस पर कोर्ट ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान कानपुर IIT और BHU IIT की रिपोर्ट पर भी नाराजगी जताई, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि प्रदूषण बोर्ड ने पानी का सैंपल कम दिया था, इसलिए जांच नहीं हो पाई। अदालत ने इसे आंख में धूल झोंकना माना। वैसे ये बात वो लोग भी कह रहे हैं जो वाराणसी में वर्षों से गंगा प्रदूषण पर निगाह रखे हैं और उसके पानी को अपने लैब में टेस्ट करते हैं। इनकी लैब और प्रदूषण बोर्ड की लैब में बड़ा अंतर नज़र आता है। 14 जुलाई 2022 का डेटा है। हम जो सरकारी डेटा देख रहे हैं, ये फीकल कोलिफॉर्म काउंट MPN पर 100 ml, ये अपस्ट्रीम में इन्होंने दिखाया 1100 और डाउनस्ट्रीम में दिखाया 11,000। हमारा जो डेटा है ये 31 मिलियन मतलब 3 करोड़ 10 लाख अपस्ट्रीम में, और वरुणा जो डाउनस्ट्रीम है 6 करोड़ 40 लाख मतलब 64 मिलियन। जो कहा जाता है कि आपका अगर स्नान योग्य गंगा जी रहें तो ये काउंट 500 के अंदर होना चाहिए। तो ये कारण सिर्फ साफ साफ ये है कि क्योंकि ये सैम्पलिंग मिड स्ट्रीम से लेते हैं और हमारा जो है वेस्ट बैंक से 5 मीटर के अंदर हम लोग लेते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, और मिड स्ट्रीम से तो कभी भी गंगा जी साफ रहेंगी। वाराणसी में 7 STP के जरिए तकरीबन 300 mld पानी शोधित करने का दावा किया जाता है, लेकिन इसमें भी कितना शोधन होता है वह इस बात से समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में गंगा प्रदूषण बोर्ड ने बनारस के 4 STP पर ठीक से शोधन न हो पाने के कारण 1,56,08,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत इस लैब की स्थापना गंगा में गिरने वाले नाले और सीवेज के पानी के जांच के लिए किया है, लेकिन इन दिनों इस लैब की जांच पर ही जहां एक तरफ सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो वहीं गंगा प्रदूषण और नमामि गंगे के तहत तमाम कोशिशों के बावजूद गंगा का प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है। अब इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। उसके इस सख्त रुख के बाद गंगा के प्रदूषण में किस तरीके की कमी आती है और कैसी कार्यप्रणाली अपनाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता, कानपुर से अरुण अग्रवाल, वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। 28 जुलाई को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पत्र सूचना कार्यालय PIB की एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है।
इसमें लोकसभा में दिए गए जवाब का विवरण है कि 2019 और 23 के बीच सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, घाट और शवदाह को लेकर 127 प्रोजेक्ट का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 80 पूरे हो गए हैं। 1580 किलोमीटर लंबी सीवेज लाइन बिछा दी गई है। 82 घाट का जीर्णोद्धार और विकास हो चुका है। 20 शवदाह गृह बन चुके हैं। 30,000 हेक्टेयर इलाके में वृक्षारोपण किया गया है। 56 लाख से अधिक मछलियां नदी में छोड़ी जा चुकी हैं। 930 कछुए छोड़े गए हैं। 37 साल से गंगा को साफ करने का अभियान चल रहा है, लेकिन गंगा की सफाई मंजिल से दूर नजर आती है। 15 अगस्त 2022 आ रहा है। इस दिन भारत अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा। बीजेपी ने इस साल के लिए तय किया था कि 75 संकल्प होंगे, जिनमें 73वें नंबर का संकल्प है कि गंगा को साफ कर दिया जाएगा। मगर इसकी चर्चा नहीं है, इसकी जगह एक और चर्चा आ गई है। घर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ चुका है। लोग तिरंगा बनाने में लगा दिए गए हैं, बजाय इसके कि लोगों को गंगा तक ले जाया जाता और दिखाया जाता कि देखो ये नदी साफ हो गई है। सौरभ शुक्ला गुजरात में हैं। यहां जहरीली शराब पीने से 50 से अधिक की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन इस बड़े हादसे के बावजूद गुजरात के तमाम शहरों में देसी शराब बिना रोक टोक के धड़ल्ले से बिक रही है। और तो और शराब की होम डिलीवरी भी की जा रही है। इनके पति की मौत हो गई है। गुजरात में हर रोज जहरीली देसी शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बोटाद और भावनगर के गांव में कई चिताएं साथ जल रही हैं। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी गुजरात के कई बड़े शहरों में खुलेआम देसी शराब बेची जा रही है। हम गुजरात के भावनगर के 25 वारिया इलाके में पहुंचे। हमें पता चला था कि यहां अब खुले में पॉलीथीन में भरकर देसी शराब बेची जा रही है। हमने देसी शराब खरीदने के लिए आसपास में रहने वाले गुजराती भाषा के जानकार एक शख्स की मदद ली। हमारे सहयोगी हैं, इनको गुजराती आती है बोलनी। ये जाएंगे और वहाँ से शराब लेकर के आएंगे और दिखाएंगे कैसे आसानी से शराब मिल जाती है। और ये जो पॉलीथीन आप देख रहे हैं, इन्हीं पोटलियों में शराब भर करके बेची जाती है। तो हम आपको पूरी ये तस्वीरें भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे आराम से शराब यहाँ बिकती है, खुलेआम बिकती है। हमने जिनकी मदद ली वो यहाँ की एक तंग गली में जाते हैं और वहां से क्या लेकर आते हैं वो आप खुद देख लें। क्या आपको देसी शराब मिली? हाँ, मिल गई। दिखाइए। ये देसी शराब की पोटली है, ये देखिए। ये 20-20 रुपये। ये कितने रुपए की एक पोटली? एक का 20 रुपये लिया, ऐसे बोल रहे तो 10 रुपये मिलती है। अच्छा। लेकिन उसने 20 रुपये लिया, बोलता है वो कुछ कांड हुआ है ना, इस वजह से भाव डबल हो गए। तो 20 रुपए की एक पोटली है, यानी 40 रुपए की 2 पोटली हैं। आपने क्या बोला जाके वहाँ पे? मैंने बोला भाई पोटली है, तो बोला है। बोला जल्दी लेके निकल जाओ फटाफट। बोला जल्दी लेके निकल जाओ फटाफट, ऐसा बोला। तो आपने क्या देखा वहाँ पर? कितने लोग हैं? लेडीज लोग ज़्यादा है। लेडीज लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये पोटली दी है आपको। तो अब ये देखिए, ये पोटली है, इसके अंदर देसी शराब है जो खुलेआम गुजरात में बिकती है। और ऐसी ही 20 रुपए की पोटली उन लोगों ने खरीदी थी जिनकी जहरीली शराब पीने से जान चली गई है। इन तस्वीरों को देखने से आपको पता चल जाएगा कि कैसे छोटे छोटे कमरों में शराब बेची जाती है। इन तस्वीरों में बोरे में पॉलीथीन में भरी देसी शराब है जिसे लोग खरीद कर पी रहे हैं और एक महिला पैसे गिन रही है। तो हमने ऐसे ही एक शराब बेचने वाले से बात की है और जो होटल में डिलीवरी करने के लिए तैयार हो गया, हम उससे बात करेंगे फोन पे। हेलो जी। हाँ बोलिए सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये आप होटल में दे जाएंगे आकर के? मैं आपको होटल के गेट पे आकर कॉल करूंगा, आप ले जाना। अच्छा, होटल के गेट पे आकर के कॉल करेंगे और मुझे लेने आना पड़ेगा। तो ये पैसे मैं आपको कैसे दूं?
गूगल पे या ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना ज्यादा नहीं होते हैं ना। अच्छा, पे करो और बाद में मैं लेकर आपको तुरंत दे जाऊंगा। उसमें 20-25 मिनट लगेगी, क्योंकि वो लेकर आएगा फिर मैं आपको लेकर जाना होगा। अच्छा 20-25 मिनट लग जाएंगे। ब्रांड कौन सा है? रॉयल ये ऐसा उसने बोला है। रॉयल है। हाँ ऐसा कुछ बोला है उसने। ठीक है, मैं 5 मिनट में बताता हूँ। मैं देखता हूँ कि 8,000 रुपये थोड़े से ज़्यादा, एक बार पूछ लेता हूँ अपने साथी से, फिर बताता हूँ मैं आपको। ये सिंडिकेट इतने सुनियोजित तरीके से चलता है कि हमें बकायदा व्हाट्सएप पर शराब की बोतल की तस्वीरें भेजी जाती हैं, फिर बताया जाता है कि 2 लीटर की रॉयल की बोतल के 2 गुने यानी 8,000 रुपए देने होंगे, साथ में 250 रुपए डिलीवरी के अलग। हमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस का खतरा है। हमें फिर शराब बेचने वाले ने बकायदा अपना गूगल पे नंबर भी भेजा ताकि हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दें। तो आपने देखा गुजरात के शराबबंदी की हकीकत क्या है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो देसी शराब आपको अलग से मिल जाएगी, जो कि जहरीली भी हो रही। इसके अलावा अगर शराब के पैसे हैं, आपके पास अमीर हैं, तो शराब आपके घर या आपके होटल के कमरे तक पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा सिंडिकेट बिना प्रशासन के मिलीभगत के कैसे चल सकता है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ गुजरात से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के सागर में एक ही सिरिंज से 40 बच्चों को टीका लगाने का मामला सामने आया है। कई बार ऐसी चीजें समझ में नहीं आती कि क्यों हुई। सिरिंज की कमी तो नहीं होगी। जो डॉक्टर और नर्स नहीं है उन्हें भी पता है कि सिरिंज के बाद एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे फेंक दिया जाता है, तब भी ऐसी गलती कैसे हो गई। तो आपने कितने बच्चों को लगा दी एक सिरिंज से वैक्सीन? 30 बच्चों को एक सिरिंज से लगा दी। हमारे लिए एक ही सिरिंज दी गई। एक ही सिरिंज दी गई? हाँ। किसने दी है एक सिरिंज? जो गाड़ी में लेके आए थे हमारे लिए। आपको नहीं पता था कि एक सिरिंज से नहीं लगा सकते? हमारे लिए पता था, लेकिन हमने भैया से पूछा एक ही सिरिंज इस्तेमाल करना, उन्होंने कहा हाँ। तो उसमें हमारी क्या गलती, हमने कर दी एक सिरिंज इस्तेमाल। सागर में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जैन पब्लिक स्कूल में जितेंद्र अहिरवार ने एक सिरिंज से 30 नहीं बल्कि 40 बच्चों को टीका लगा दिया। 9वीं में पढ़ने वाली बच्ची के पिता ने जब ये देखा और पूछताछ की तो मामला सामने आया। ने जब देखा वैक्सीनेशन होने के बाद कि उसको सिरिंज निडल बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, तो इन लोगों ने बोला कि एक ही सिरिंज से पूरे बच्चों को लगाई जा रही है। कम से कम 40 बच्चों के लिए HOD उसका कहना था, जो लगा रहा था इंजेक्शन, वो बोला था कि HOD सर का आदेश है कि एक ही सिरिंज से सब बच्चों को वैक्सीनेशन होना है। तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाने पे फिर यहाँ वहाँ की बातें होने लगी। तो ऐसी नादरसाई ये आज़ाद भारत में कैसे हो रहा है? अगर नुकसान होता है तो कौन इसका जवाबदार है? 40 बच्चों के लिए अगर कुछ होता है तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? तस्वीरें सामने आते ही हड़कंप मच गया। राज्य स्तरीय 3 सदस्यीय दल मामले की जांच के लिए सागर पहुंचा। जिला अस्पताल परिसर में CMHO से लेकर ड्राइवर तक के बयान लिए गए। वैक्सीनेशन से संबंधित दस्तावेज खंगाले गए। ये भी पता लगा कि उस दिन वैक्सीनेटर साक्षी राठौर की ड्यूटी थी, लेकिन वो नहीं आई, तो अधिकारियों ने SVN कॉलेज के छात्र जितेंद्र अहिरवार को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी सौंप दी। प्रशासन ने वैक्सीनेटर जितेंद्र अहिरवार के खिलाफ गोपालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जितेंद्र अहिरवार और उसके साथी जितेंद्र राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जितेंद्र अहिरवार जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी वैक्सीनेशन, तो उसने ब्लेंडर मिस्टेक ये कर दी कि एक ही सिरिंज से 40 लोगों को वैक्सीनेशन कर, जो एक उपेक्षापूर्ण कार्य की श्रेणी में आता है, जिससे अपराध पंजीकृत किया गया। आज इसको गिरफ्तार कर जेल। कितने लोगों को जेल भेजा? अभी 2 लोग गए हैं। जितेंद्र राज थे जो अकाउंटेंट हैं, जिनके द्वारा मतलब सिर्फ उनको बताया गया कि 2 सिरिंज ही उपलब्ध कराएंगे। जितेंद्र नर्स नहीं था, सेकेंड ईयर का छात्र था, वो भी उस कॉलेज का जिसके खिलाफ हाल ही में हैदराबाद में फर्जी डिग्री मार्कशीट रैकेट में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है।
सुकून यही है कि इस मामले में 40 बच्चों की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर बच्चों में हेपेटाइटिस बी और HIV की जांच की थी। सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 लोग गिरफ्तार, टीकाकरण अधिकारी निलंबित। लेकिन क्या उस स्कूल की कोई भूमिका नहीं थी जहां टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा था? क्या मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जिले के कलेक्टर और CMHO की कोई भूमिका नहीं थी जिन्होंने सिर्फ एक सिरिंज लेकर एक वैक्सीनेटर को भेज दिया, जबकि वैक्सीन के मामले में दिशा निर्देश WHO से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के साफ है, एक वैक्सीन एक सिरिंज। सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।